सत्ता के गलियारों में सिर्फ सरकारें नहीं बदलती हैं साहब, कभी कभी पूरा इतिहास करवट लेता है। एक ऐसा राज्य जहां दशकों तक वामपंथ का राज रहा हो और उसके बाद ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली और अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां अपना मुख्यमंत्री बना चुकी है। नमस्कार, द न्यूज कैनवास आप देख रहे हैं और आज एक बार फिर से बात तो पश्चिम बंगाल की करेंगे। शपथ ग्रहण की बात भी करूंगा। वैश्विक स्तर पर इस शपथ ग्रहण के बाद में क्या कुछ चीजें निकल करके आई, ये बात उसकी भी करूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा कि शपथ ग्रहण के बाद में एक्शन क्या होगा। उस संकल्प पत्र की भी बात करूंगा, उन अव्यवस्थाओं की भी बात करूंगा जिनसे ऊब करके लोगों ने एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जिन संकल्पों के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरी है, इस चुनाव में ऐतिहासिक विजय के बाद में वो संकल्प पूरे होंगे? परिणाम के बाद जिस तरीके से लोग रो पड़े, उनके अधरों पर गुलाल थी, आंखों में आंसू थे, मानो किसी कैद से छूट करके बाहर निकले हों, क्या उन आंसुओं की कीमत को बीजेपी पहचानने की कोशिश करेगी? क्योंकि शपथ तो हो गई, सबको दिखा दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी भारत के नक्शे में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकारें बना चुकी है और जिस पश्चिम बंगाल का इंतजार था उसे भी जीत लिया गया है। लेकिन क्या वाकई में अब उन तमाम संकल्पों पर काम होगा जिसको लेकर के एक लंबा अरसा बीत चुका है? आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के उस ऐतिहासिक पल की जिसने न सिर्फ देश की राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच तक हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने मंच पर एक 58वें वर्षीय वरिष्ठ कार्यकर्ता के पैर छूकर पूरे देश को भावुक कर दिया। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया ने इस राजनीतिक बदलाव को वैश्विक चर्चा बना दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि दशकों पुराने राजनीतिक ढांचे का टूटना है। जहां कभी वामपंथ की मजबूत जड़ें थी, फिर ममता बनर्जी ने लंबे समय तक सत्ता संभाली, वहीं अब पहली बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद तक पहुंच बनाई। शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना भाजपा के लिए केवल चुनावी जीत नहीं है, बल्कि वैचारिक विजय के रूप में देखा जाना चाहिए। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक परिवर्तन बताया है। मुख्यमंत्री के साथ अन्य 5 मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है, जिनमें दिलीप घोष का नाम शामिल है, अग्निमित्रा पॉल भी हैं और कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी शामिल रहे हैं। लेकिन समारोह का सबसे भावुक दृश्य तब सामने आया जब पीएम मोदी ने मंच पर 98 वर्षीय वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छुए। यह दृश्य सिर्फ सम्मान का नहीं है, बल्कि संगठन की उस तपस्या को प्रणाम था जिसने दशकों तक बंगाल में बीजेपी के लिए संघर्ष किया है। तमाम अवरोधों के बावजूद, तमाम धमकियों के बावजूद 98 वर्षीय माखनलाल ने कभी सोचा नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा और जिस दिन बंगाल में सरकार बनेगी वो मंच पर मुझे बुलाएगा और मेरे पैर छुएगा। और इसी संघर्ष को सलाम किया जाता है। माखनलाल सरकार जनसंघ के दौर से सक्रिय रहे हैं और 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर आंदोलन में जेल भी गए। आज मोदी ने उन्हें गले लगाया और यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस पूरे दृश्य ने भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के संघर्ष को नई पीढ़ी के सामने जीवंत कर दिया। वहीं इस घटनाक्रम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अलग नहीं रह सके। उन्होंने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी, जिसने भारतीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संकेतों से जोड़कर भी देखा, जबकि बीजेपी समर्थकों ने इसे भारत की बढ़ती वैश्विक राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बताया है। इससे यह साफ हुआ है कि बंगाल का यह राजनीतिक बदलाव केवल राज्य तक सीमित नहीं है, लेकिन अब सरकार कैसे बनी इस पर चर्चा करना काफी हद तक बेईमानी होगी, मुद्दों से भटकना होगा। क्योंकि अब असली सवाल जो मैं दागने जा रहा हूं वो यह है कि सरकार काम कैसे करेगी। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह ने लगातार घुसपैठियों और सीमा सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया। स्थानीय लोगों का भी कहना था कि उनके अपने बंगाल में अपनापन कम होता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा को पहले पंचकर्म करना होगा और बंगाल को डिटॉक्स करना होगा। ऐसे में नई सरकार की पहली प्राथमिक नागरिक सुरक्षा, पहचान सत्यापन और सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक शक्ति हो सकती है, ताकि घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा सके। विशेषकर चुनाव परिणामों के बाद लगातार जो हिंसा सामने आई है, उन घटनाओं ने इस मुद्दे को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। और दूसरा बड़ा मोर्चा राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था का होगा। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात भी की है और यह सिर्फ संवेदना नहीं है, बल्कि स्पष्ट राजनीतिक संकेत भी था कि नई सरकार इस मुद्दे को भावनात्मक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर आगे बढ़ाएगी। बीजेपी ने इसे न्याय बनाम प्रतिशोध की लड़ाई के रूप में
पेश करना शुरू कर दिया है। और तीसरा बड़ा एजेंडा होगा भ्रष्टाचार। शिक्षक भर्ती घोटाले, कटमनी, पंचायत स्तर की शिकायतें, स्थानीय प्रशासन में कथित अनियमितताएं, इन सभी मामलों पर नई सरकार तेज जांच या रिव्यू का रास्ता खोल सकती है। और उसमें नंदीग्राम जैसी घटनाएं भी शामिल हैं, संदेश खाली जैसी घटनाएं भी शामिल हैं, जिनका दोबारा से जांच हो सकता है। यह बीजेपी के लिए सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही का एक बड़ा हथियार भी होगा। और चौथा एजेंडा होगा विकास और निवेश, क्योंकि बंगाल लंबे समय से उद्योग, रोजगार, बंद पड़ी फैक्ट्रियों, पोर्ट कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों से जूझ रहा है। बीजेपी यहां डबल इंजन सरकार का मॉडल दिखाने की कोशिश करेगी, यानी केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार होने का लाभ बंगाल को मिल सकता है। रोजगार, निवेश और उद्योग अगर जमीन पर दिखे, तब यह बदलाव स्थायी बन पाएगा। और पांचवा जो एजेंडा है वो सबसे दिलचस्प एजेंडा होगा, वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और कई बंगाल के वो लीडर्स जिन्हें वर्तमान पीढ़ी एक प्रकार से बिसरा चुकी है, और साथ में बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, इन तमाम चीजों को बीजेपी अपने नैरेटिव के केंद्र में रख सकती है। सोनार बांग्ला का विजन अब सिर्फ नारे से आगे बढ़कर शासन मॉडल में बदलने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प मोर्चा होगा ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि टीएमसी अब विपक्ष में है, लेकिन बंगाल की सड़क से लेकर विधानसभा तक उसकी पकड़ अभी भी मजबूत है। इसलिए आने वाले महीनों में बंगाल सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि यह देखना होगा कि बीजेपी इस जनादेश को शासन में बदल पाती है या नहीं। क्योंकि शपथ तो हो गई है, इतिहास भी बन गया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। विचार करिएगा, विश्लेषण करिएगा, क्योंकि आपका विश्लेषण मुझे मजबूत बनाता है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।